हाँ, तो आज मैं आपको हाई स्कूल से संबंधित या इंटर से संबंधित जो इतिहास के जो पहला जो चैप्टर है वह चैप्टर्स को लेकर मैं आज डिस्कस करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि जो हाई स्कूल के कैंडिडेट हैं, जो पढ़ रहे हैं, इस समय तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वह पूरे अच्छे से देखेंगे। और मैं जो बताऊंगा आप नोट्स बनाते जाएंगे और मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो आपका यही जवाब होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही लिखकर आपको आना है। जो एक पूछे वह राष्ट्रवाद, अगर राष्ट्रवाद वह पूछता है कि राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कैसे हुआ, या वो पूछता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कब हुआ, उसके बाद या तो वो पूछे राष्ट्रवाद जन्म यूरोप में कैसे हुआ, तो वह सब आप एक ही नोट्स बनाएंगे, एक ही आंसर लिखेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, हम आज यही लेकर आए हैं कि राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध। तो ये देखेंगे राष्ट्रवाद का विकास एवं विश्व युद्ध, यानी राष्ट्रवाद का विकास से लेकर और विश्व युद्ध से कैसे परिवर्तन हुआ वह मैं बताने जा रहा हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। पहले समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ समझ लेते हैं पहले क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद जो होता है वह आधुनिक अर्थ में इसे कहें, मतलब इस समय अगर हम राष्ट्रवाद कहें तो राष्ट्रवाद जो होता है किसी एक समुदाय द्वारा किसी अन्य समुदाय के संदर्भ में अपनी एकता, यानी किसी एक समुदाय द्वारा किसी एक समुदाय द्वारा किसी अन्य समुदाय के संदर्भ में किसी अन्य समुदाय के संदर्भ में अपनी एकता नोट्स बनाते जाना, या पृथकता अथवा विशिष्टता और आजादी पर जोर देना ये होता है तुम्हारा राष्ट्रवाद का अर्थ, कि किसी एक समुदाय द्वारा किसी अन्य समुदाय के संदर्भ में अपनी एकता, अपनी एकता, पृथकता अथवा विशिष्टता और आजादी पर जोर देना राष्ट्रवाद कहलाता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, अगर हम इसे किंतु जो अगर व्यापक अर्थ में कहें, अगर हम इसे व्यापक अर्थ में कहें
कहें तो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद राष्ट्र ऐसा मानव समुदाय को कहते हैं, राष्ट्र ऐसे मानव समुदाय को कहते हैं, समुदाय को कहते हैं, मानव समुदाय को कहते हैं जिनमें एक होने की भावना, जिनमें एक होने की भावना, एक निवास भूमि, एक निवास भूमि तथा समान इतिहास एवं परंपराएं के समान अनुभव से पनपती है, समान के अनुभव से पनपती है। पनपती है। ठीक है, तो यह अपने अब कह रहा है, कहते ना, राष्ट्रवाद ऐसे मानव समुदाय कहते हैं जिनमें एक होने की भावना, इसमें एक होने की भावना होती है, एक निवास भूमि होता है, उनका एक समान एक अपना एक इतिहास होता है और उनका एक परंपराएं होती है, उन परंपराओं के समान के अनुभव से पनपती है, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। उसी को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर हम इसको व्यापक अर्थ में कहें तो इसका जो है, अगर हम व्यापक अर्थ में इसे कहते हैं तो 19वीं सदी के काफी बाद, 19वीं सदी के काफी पहले, 19वीं, अगर हम इसे व्यापक अर्थ में कहें तो 19वीं सदी के पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का अस्तित्व आया था। 19वीं सदी के काफी पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का अस्तित्व था। राष्ट्रवाद का अस्तित्व था। किंतु अगर हम आधुनिक बात करें तो आधुनिक में जो राष्ट्रता की भावना है वह जन्म उसका जो 19वीं शताब्दी में हुई, राष्ट्रवाद का। पहले तो इसमें 19वीं सदी के पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का अस्तित्व था, लेकिन यह पूर्ण रूप से 19वीं सदी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, अब ना ये कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो मन में आया कि हमारा
एक राष्ट्र हो, हमारा अपना एक कानून अधिकार हो, एक भूमि हो, एक इतिहास हो, वह विकास, उसका जो राष्ट्रता की भावना का जो विकास कहाँ हुआ? फ्रांस में। यानी फ्रांस की क्रांति जब हुई, जब फ्रांस में हुआ तब इसका विकास, फ्रांस का क्रांति और नेपोलियन की साम्राज्यवादी नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कि हमारा राष्ट्रवाद, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई और नेपोलियन का जो साम्राज्यवादी नीति था, वह राष्ट्रवाद का जन्म दिया। लिख लीजिए सब। तो अब ना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ तो उसके बाद जो राजनीति है, वो राजनीति को पहले है ना, अब उसमें राजतंत्र था। तो राजतंत्र में राजा का लड़का राजा ही होता था, तो राजा के हाथ में होता था। लेकिन राष्ट्रवाद, राष्ट्र माने सबके अंदर, हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर भी, सबके अंदर भी राष्ट्रवाद है। ये अपने देश के प्रति मर मिटना, उसे ही कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये जो अब ना फ्रांसीसी की जब क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ? राजनीति जो है वह दरबार से निकलकर सड़कों पर आ गया कि सभी लोग मन राजनीति करने लगे। सबका अधिकार हो गया कि मैं अपना अधिकार रखूं। पहले तो राजा के कहने पर तो सब कुछ होता था, लेकिन अब जब राजनीति आ गया तो सबका क्या हो गया? अधिकार हो गया। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति इसलिए हुई थी, ठीक है। और सर्वसाधारण का एक वस्तु बन गया, सबके लिए एक वस्तु बन गया साधारण के लिए। वहां बैठ जाओ। अब ना, तो राष्ट्रवाद का जब उदय, अब इटली के, मतलब यह यूरोप के अन्य देशों, यूरोप के अन्य देशों में भी, कई देश थे, छोटे छोटे देश हैं, अन्य देशों में नेपोलियन ने, यानी नेपोलियन के द्वारा नव युग का संदेश पहुंचने लगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो होते हैं, उनके द्वारा नव युग का संदेश पहुंचने लगा। और जर्मनी भाषी राज्यों में, वो जर्मन भाषी माने जो जहां जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, तो जर्मन भाषी के राज्यों में भी, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटे इटली में भी राष्ट्रवाद की भावना सबसे अधिक प्रमुख रूप से प्रखर होने लगी कि भाई वहाँ राष्ट्रवाद है तो हमारा भी राष्ट्रवाद होना चाहिए। यानी हर जगह राष्ट्रवाद शब्द जो है उठने लगा, गूंजने लगा, क्योंकि सभी लोग दास्ता से, सभी लोग गुलाम थे। तो कहीं न कहीं अब राष्ट्रवाद की जो क्रांति होती है, जब क्रांति एक जगह होती है तो दूसरे जगह भी वो धीरे धीरे क्या होती है? आग की तरफ पकड़ने लगती है। जैसे मान लो कोई अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है कि हमको भी अधिकार चाहिए, तो दूसरे वर्ग, दूसरे जगह के लोग भी अब उस बात को सुनकर और उनके मन में भी एक जागृत हो जाती है कि हम भी अपना मांग करें। तो उसी तरह यह पूरा यूरोप में धीरे धीरे फैल गई। वैसे इस समय जो, उस समय धीरे जब फैली तो कहाँ फैली? स्पेन में। कहाँ? स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड और रूस।
और रूस में भी राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी भावनाएं फैली। इन देशों में भी राष्ट्रवाद फैलने लगा। अब यहां मैं बता रहा हूं राष्ट्रवाद का उदय। अब जब इन रूस, बेल्जियम, पोलैंड देशों आदि में राष्ट्रवाद की भावना फैली थी, तो अब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? सर्वप्रथम राष्ट्रवाद जो है, लिखेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रवाद विदेशियों द्वारा की जाने वाली धांधली तथा आक्रामकता आक्रामक उसे कहते हैं आक्रामक प्रभुत्व प्रदर्शन के विरोध के रूप में कहाँ पे आक्रामक उसके आगे प्रभुत्व प्रदर्शन के विरोध के रूप में सामने आया। ये सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद है वह विदेशियों द्वारा की जाने वाली धांधली और आक्रामक प्रभुत्व प्रदर्शन के विरोध में सामने आया। यूरोप के अगर संदर्भ में बात करें हम, तो यूरोप की जो संदर्भ बात करें तो यूरोप में यह फ्रांसीसी विरोधी तथा नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध विरोध में प्रकट हुई। विरोध में प्रकट हुई।
नहीं गया। क्या कर रहा है? यह जो फ्रांसीसी विरोधी तथा जो फ्रांस के विरोधी थे राष्ट्रवाद को लेकर और नेपोलियन के जो साम्राज्यवादी नीति थी उनके विरोध में एक प्रकट हुआ राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद वैसे अकेले थोड़ा हो जाता है, पता नहीं। राष्ट्रवाद एक बहुत संघर्ष के बाद होता है। उसका जन्म कैसे हुआ और उदय कैसे हो रहा है यही देखना है। इसका उदय कहाँ हो रहा है? राष्ट्र जब विधाधली करने वाले और तथा आक्रामक प्रभुत्व प्रदर्शन करने के विरोध के रूप में सामने आया राष्ट्रवाद, और यह फ्रांसीसी विरोधी और नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीति के विरोध में यह प्रकट हुई राष्ट्रवाद। जब वह लड़ा, वो लड़ाई सब लड़े, तब वह राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अपनी जो प्रारंभिक अवस्था थी स्टार्टिंग पॉइंट में, उन स्टार्टिंग पॉइंट में राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वह रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी समझते हो? रूढ़िवादी माने परंपरागत बहुत दिनों से जो चले आ रहा नियम और कानून, उसी कहते हैं हम रूढ़िवादी। तो यह जो प्रभुत्व था, ये राष्ट्रवाद का जो स्वरूप, ये रूढ़िवादी और उदारवादी का मिश्रण था। प्रारंभ में आप यहाँ लिख सकते हैं कि शुरू में राष्ट्रवाद का स्वरूप रूढ़िवादी तथा उदारवादी का मिश्रण था। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह उदारवादी का मिश्रण था। राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो बहुत जटिल था। राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था वो बहुत क्या था? जटिल था, तथा विभिन्न देशों में या विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। अब ना राष्ट्रवाद बहुत, तो उसका जो कार्य था वो बहुत, स्वरूप जो था वो जटिल था। अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद का अलग अलग रूप था। अब यहाँ लिख देंगे राष्ट्रवाद का स्वरूप बहुत जटिल था तथा भी अलग अलग देश में अलग देशों में राष्ट्रवाद का स्वरूप अलग अलग था, भिन्न था। ये नहीं कि एक जैसा अगर फ्रांस का जो राष्ट्रवाद का स्वरूप है वही पोलैंड में हो, वही रसिया में हो, ऐसा नहीं था। अलग अलग था, अलग स्वरूप था उसका। जहां आप कहे कि ब्रिटेन, अब यहाँ लिखिए ब्रिटेन, फ्रांस, तथा स्पेन जैसे देशों में
जैसे देशों में जहां पहले से ही जहां पहले से ही राष्ट्रीय एकता कायम थी। राष्ट्रीय एकता कायम थी जहां पर एक पहले से ही रक्षा कम थी। 19वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रवाद में उतना महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया। राष्ट्रवाद में उतना महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया था। स्वीकार नहीं किया गया था। और यह सिद्धांत स्वीकार नहीं था, परंतु इटली जर्मनी ऑस्ट्रिया पोलैंड आदि देशों में जहां के लोग या तो विभिन्न राष्ट्रवाद के थे या तो विभिन्न राष्ट्रीयता के थे। या विदेशी शासन के अधीन थे। देखिए यहां देख लेंगे एक बार फिर से कि परंतु राष्ट्रवाद जो था योजनाबद्ध चेतना माने क्या, विचार सोचने का तरीका, उसे कहते हैं चेतना। उसके बाद योजनाबद्ध चेतना के रूप में ये क्या हुआ, प्रकट हुआ राष्ट्रवाद। यही कारण है कि 1815 के बाद 1800 या इसे लिखते हैं राष्ट्रवाद योजनाबद्ध चेतना के रूप में प्रकट हुआ। और यही कारण है कि यह
1815 ईस्वी के बाद, ईस्वी के बाद, ईस्वी के बाद जर्मन में, जर्मनी में राष्ट्रीय प्रश्नों का, राष्ट्रीय प्रश्नों का इटली में पुनरुत्थान, इटली में पुनरुत्थान इसे कहते हैं, पुनरुत्थान का तथा पूर्वी यूरोप में स्लाव मन गुलामी, स्लाव पुनर्परिवर्तन का काल था, पुनरावर्तन का काल था। अब यह राष्ट्रवाद योजनाबद्ध चेतना के रूप में प्रकट हुआ और यही कारण है कि 1815 के बाद जर्मन में राष्ट्रीय प्रश्नों का, इटली में पुनरुत्थान का और पूर्वी यूरोप में गुलामी का परिवर्तन का काल था, अब देखें जर्मन का एक दार्शनिक, जर्मनी दार्शनिक लिख देंगे, जर्मनी दार्शनिक सर जी सब कोई का होगा ना हर्डर के राष्ट्रीयता आत्मा इस सिद्धांत को अपनाकर इन नेताओं ने अपने अपने देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार किया, राष्ट्रवाद का प्रचार किया, उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति ठीक है, उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भाषा,
अपनी भाषा, अपनी भाषा, ठीक। अपना इतिहास, अपना इतिहास, अपना इतिहास, अपना इतिहास, अपना दर्शन, अपना दर्शन, अपना दर्शन, अपना धर्म और संस्कृति होती है। धर्म तथा संस्कृति होती है, संस्कृति होती है। यह तुम्हारा होती है, जिससे उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, जिसे उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, रखना चाहिए। ये हो गया जर्मन दार्शनिक हर्डर के राष्ट्रीय आत्मा के सिद्धांत है। तथा विकसित करना चाहिए, तथा चाहिए, तथा विकसित, विकसित, सॉरी, विकसित करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि जो हार्डर की मानता थी कि उनकी मान्यता थी कि मानता थी कि शासकों को भी बातें नहीं, शासकों को भी, शासकों को भी उसी राष्ट्रीयता का, उसी राष्ट्रीयता का होना चाहिए, होना चाहिए, जिस राष्ट्रीयता की प्रजा हो, होना चाहिए, जिस राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीयता का प्रजा हो, प्रजा हो। जो राष्ट्रवाद की जो भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उनके मूल में, उनके जो मूल है, उनके मूल में क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। राष्ट्रीयवाद भावना में उन दिनों सरकार जो था वह राष्ट्रवादियों को दंडित किया करती थी। जो जिसके मन में होता है कि अब क्या करता था, जिसके मन में राष्ट्रवाद था वो क्या करता था, सरकार क्या करती थी, उनको पकड़वा देती थी। जैसे जब हम अंग्रेजों गुलाम थे तो अपने देश के लिए लड़े, तो क्या करती थी, अंग्रेज की जो पॉलिसी थी, अंग्रेजों ने क्या किया, जो नेता उभरते थे उनको पकड़वा कर और उनको जेल में ठुसवा देता था कि फिर से यह देश का नाम न ले। उसी तरह जब उन देशों में राष्ट्रवाद, जब नेताओं निकलते थे तो उन्होंने करती पकड़वा देती थी और पकड़वा कर खूब कुटाई करती थी। सर गैस चेंबर क्या होता है? गैस चेंबर देख रहा, राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद की जो भावना उनके मूल रूप से क्रांतिकारियों, जो क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। जो राष्ट्रवाद की भावना जो है वह क्रांतिकारियों जो है वो उसका राष्ट्रवाद का स्वरूप वो तैयार किया। कौन? क्रांतिकारी। सत्य क्रांतिकारी माने जो क्रांतिकारी होते हैं लोग, कि हम अब राष्ट्रवाद हम ही, हमारा देश भी हो,
तो क्रांति शुरू कर देते हैं, लोग बताना शुरू कर देते हैं हम लोग गुलाम हैं, हम लोग को राष्ट्रवाद चाहिए, हम लोग को हमारा एक अधिकार चाहिए। तो ये सब एक क्रांतिकारी, तो वह राष्ट्रवाद का स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। उन दिनों जो सरकार राष्ट्रवादियों को दंडित करती थी, जब क्रांतिकारी हुए तो उनको क्या करते थे, वो पकड़वा कर और उसको दंडित करते थे। उन्होंने बड़ी संख्या में गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किए। जब अपना देश में भी जब स्वतंत्र आंदोलन हुआ तो हम लोग जब गुलाम थे अंग्रेजों के, तो जो हमारे लीडर्स थे वो क्या करते थे, कहीं चुपके से गुप्त रूप से क्या करते थे, वह संगठन बनाते थे इनके विरुद्ध की हम लोग कैसे किया जाए कि इनको हटाया जाए और अपना अधिकार लिया जाए। तो गुप्त रूप से वहाँ क्या बनती थी, संगठन बनती थी, समितियां बनती थी, संस्थाएं बनती थी। ठीक है। नेपोलियन काल में, नेपोलियन के काल में इटली में कार्बोनरी सोसाइटी, ध्यान देना, इटली से पहले देंगे नेपोलियन के समय में हाँ, नेपोलियन के समय में इटली में कार्बोनरी सोसाइटी बनी। अब का जो कार्बोनरी सोसाइटी का उनमें था, इनमें जो क्या था, तो इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय था, सर्वाधिक उल्लेखनीय, बहुत से उल्लेख था, उल्लेखनीय था। क्या था इस उल्लेखनीय कि अन्य संस्थाओं में उल्लेख थे, अन्य संस्थाओं में भी उल्लेख थे, और अन्य संस्थाओं में उल्लेखनीय थे, अगर जैसे अलग संस्था कौन सी, बेरी इटालियन, ये भी संस्था का नाम था, बेरी इटालियन भी एक संस्था का नाम था। अब इसमें बेरी इटालियन इस संस्था का नाम लिखते जाना, क्योंकि आवश्यकता आएगा कि वेरी इटालियन ये संस्था बहुत तुम लिखते जाना कि उसमें नोट्स में, और ब्लैक पेन से ये हेडिंग लिखना, मतलब ब्लैक पेन से लिखना है सब जब संस्था का नाम आएगा तो, ठीक है, और अंडरलाइन कर देना, क्योंकि यह आपको नंबर दिलाएगा। वेरी इटालियन एपोफेसिमेंस, एपोफेसिमेंस उसके बाद था सबलाइन, उसके बाद था परफेक्ट मास्टर्स,
परफेक्ट मास्टर्स आप। ये जो था यह था संगठन, ये संस्थाएं थी। ये थी संस्थाएं। ओके, अगर ना इनमें से बहुत सारी संस्थाओं में राष्ट्रवाद के साथ साथ क्रांतिकारी, अगर ना इन संस्थाओं के साथ साथ इनमें बहुत सारी जो संस्थाएं थी उसमें राष्ट्रवाद के साथ साथ क्रांतिकारी, अगर ना इन संस्थाओं के साथ साथ इन संस्थाओं के साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं में लिखना, संस्थाओं में राष्ट्रवाद के साथ साथ क्रांतिकारी गणतंत्रवाद और समाजवाद भी घुल मिले गए थे। इसमें ये थे। अब देखना, उस जब गुरु रहे थे तो इनके नेतृत्व में, अब इन संस्थाओं के नेतृत्व में आंदोलन हुए। अब ना इनके नेतृत्व में जो आंदोलन हुए वे विशुद्ध संस्कृति थे। वे शुद्ध नहीं थे, विशुद्ध क्या थे? संस्कृति थे। संस्कृति थे। और उनके नेता बुद्धिजीवी थे। लेकिन क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में यानी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वे आधिकारिक राजनीति होते गए। राजनीतिक होते गए। जैसे क्या हुआ, यह 1840 में
ये हुआ 1840 ईस्वी में टर्की साम्राज्य जो था, टर्की जो साम्राज्य था, टर्की साम्राज्य, टर्की जो साम्राज्य के विरुद्ध जो है, टर्की साम्राज्य के 1840 ईस्वी में टर्की साम्राज्य के विरुद्ध क्या हुआ? खड़ंत होना शुरू हो गया। क्या हो गया? सर्व लोगों का विद्रोह टर्की साम्राज्य के विरुद्ध सभी लोगों का विद्रोह जो था, विद्रोह सांस्कृतिक पुनरुत्थान की परिणाम थी। विद्रोह सांस्कृतिक पुनरुत्थान की परिणाम थी। ये तुम्हारा था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन यह बात 1823 ईस्वी में, अब ना 1823 ईस्वी में यूनान की स्वतंत्रता संग्राम भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का परिणाम था। यह यूनान की भी स्वतंत्रता जो था वह भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का परिणाम था। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य, अब इसके साथ इसी तरह और इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के विरुद्ध स्लावों तथा हंगरी वासियों के आंदोलन भी हंगरी वासियों के विरुद्ध आंदोलन भी क्या थी? सांस्कृतिक स्वरूप का राजनीतिक हो गए स्वरूप का, जो बाद में राजनीतिक हो गए। ये था धीरे धीरे उसमें। अब हर देशों में धीरे धीरे यूरोप के देश में राष्ट्रवाद का निर्माण होने लगा और अलग अलग देश की संस्कृति जो है अब उभरने लगी और उसका पुनरुत्थान के लिए राष्ट्रवाद बन गया।
अब सुनेंगे, अब कह रहा है, सुनेंगे बाबू। नेपोलियन के जब पतन हुआ, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप राजनीतिज्ञों में नेपोलियन के जब पतन हो गया तो यूरोप में राजनीतिज्ञों का जो राष्ट्रवाद की उपेक्षा की वह, परंतु जो इतिहास में जो शक्ति, अदना कहते हैं, नेपोलियन का जब पतन हो गया तो उसके बाद जो यूरोपीय राजनीतिज्ञ जो लोग थे, उन राजनीतिज्ञों में राष्ट्रवाद की उपेक्षा की, परंतु इतिहास में जो शक्ति एक बार राष्ट्रवाद, बैठो रहा जाइए, हाँ ठीक है। तो राष्ट्र ये जो एक बार उत्पन्न होती है तो उसी ताकत से, है ना, उसी ताकत से हमेशा के लिए समाप्त करना असंभव हो जाता था, असंभव होता है। जैसे मान लो जो नियम बन जाता है एक बार, उसको वो आदमी रहे या न रहे, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं होती है वह बहुत दिनों तक रहता है। उसको मिटाना थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जैसे मान लो जो हम लोग की एजुकेशन सिस्टम थी, अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है। हमारी जो एजुकेशन सीधे पहले थी तो आश्रम पद्धत था। दूसरा, जब हमारा देश में जब अंग्रेजों का शासन हो गया तो मैकाले नीति का आ गया। अब धीरे धीरे उसमें क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। अब आती हैं राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी के तहत 2023 के तहत उसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं को क्या होती है, खत्म किया जाता है, लेकिन एक बार नहीं होता है। तो उसी तरह नेपोलियन के पश्चात भी जो उनके यूरोपीय राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रवाद की उपेक्षा की, परंतु इतिहास में जो शक्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है उससे ताकत से हमेशा के लिए समाप्त करना असंभव हो जाता है। बात समझा गया? कालांतर में, जो कालांतर माने समय समय के अंतर, मानो बहुत समय के चलते कालांतर में इसी राष्ट्रीयता के आधार पर यूरोप में, अब जो नेपोलियन जो बनाया था उसी के आधार पर कुछ समय के बाद यूरोप में राज्यों का निर्माण हुआ। अब वही जो बना उसी पे उसका संशोधन किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। अब वही जो है राष्ट्रवाद के रूप में आ गया। नेपोलियन वो पहला व्यक्ति था, ध्यान देना, लिख भी लेना, नेपोलियन वो पहला व्यक्ति था, नेपोलियन वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली और जर्मनी के जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के स्थान पर भौगोलिक नाम के स्थान पर वास्तविक रूपरेखा वास्तविक
रूपरेखा जो रूपरेखा है, रूपरेखा प्रदान की, वही बनाया था, प्रदान। इससे क्या हुआ, इससे यह हुआ इटली, इससे यह हुआ कि इटली और फ्रांस, जर्मन में, इटली और जर्मन में, जर्मनी में क्या हो गया, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रशस्त हो गया, प्रशस्त हो गया। प्रशस्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इटली और जर्मन में एक राष्ट्रता के लोग, अब इटली और जर्मनी में एक राष्ट्रता के लोग राजनीतिक सीमाओं का विभाजित कर दिए। अब इटली और जर्मन में, इटली और जर्मनी में एक ही राष्ट्रता के लोग, एक ही राष्ट्रीयता के लोग सीमाओं द्वारा विभाजित थे। सीमाओं द्वारा विभाजित थे। अब ये क्या हुआ, वो पहला व्यक्ति है नेपोलियन, जो इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक स्थान का वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, और इससे हुआ कि इटली और जर्मन का जो एकीकरण था वो प्रशस्त हो गया, और इटली और जर्मनी में एक ही राष्ट्रवाद के लोग जो है वह सीमाओं द्वारा विभाजित थे। ठीक है, 1800 ईस्वी में, 1836 में, चाहे 1800 में कहो, चाहे 19वीं शताब्दी में ही कहो, 1800 जब बेसी होगा तो वह चल जाएगा 19वीं में। जैसे 1805 कहोगे, 1810 कहोगे तो वो हो गया 19वीं शताब्दी। 1804। अतः इन देशों में राष्ट्रवाद बड़ा ही सक्रिय और चैतन्य कार्यक्रम बन गया, और अंत में क्या हुआ, यही अंत में क्या हो गया, अतः इन देशों में क्या हो गया, राष्ट्रवाद बड़ा ही सक्रिय और चैतन्य कार्यक्रम बन गया, ये हो गया तुम्हारा राष्ट्रवाद, वहीं से अब प्रचलित हो गया। अब ना जी, जब 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक खास बात यह थी कि उसमें राष्ट्रवाद के अतिरिक्त, राष्ट्रवाद के अलावा भी इस युग में उदारवादी और राष्ट्रवादी तत्वों का जो रूढ़िवादी शक्तियों का जो साथ निरंतर संघर्ष होता रहता था। रूढ़िवादी शक्तियां, रूढ़िवादी माने जो परंपरा से मानते आए हैं वह रूढ़िवादी,
उदारवादी जो होते हैं ये बहुत धीरा आदमी है। तो उदारवादी, रूढ़िवादी और उदारवादी में हमेशा संघर्ष निरंतर होता आया। रूढ़िवादी शक्तियां जन आंदोलन कुचलने के लिए, है ना, रूढ़िवादी जो थे, जैसा हमने कहा दिया कि किसी धर्म को लेकर कि उसमें सुधार होना चाहिए, पहले लोग छुआछूत करते थे, अब नहीं करना चाहिए। तो और कई हैं जो रूढ़िवादी थे, वो कहेंगे नहीं ये गलती तू कहता रहो, ये गलत कर रहे हो। हम कहें नहीं भाई, जब मानव है, इंसान है, छुआछूत करेंगे। तो वो कहे हैं नहीं, हमारे पूर्वज लोग आए हैं मानते हुए, हम वही मानेंगे। तो वह रूढ़िवादी जो होते हैं वह हमेशा जो है उदारवादियों के नीति को कुचलना चाहते हैं और कुचलते रहते हैं, कुचलने के लिए प्रयत्नशील थे। और परंतु जो शक्तिशाली होते हुए भी अंततः उनकी पराजय हुई। फिर भी 1815 ईस्वी में, ध्यान से सुनना, 1815 ईस्वी से और 1850 ईस्वी तक का जो काल था वो यूरोपीय राजनीति के संदर्भ में था और सफलता नहीं मिली। लेकिन लोग राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रता के बचे बातें सोचने लगे। अब 1815 से लेकर 1850 तक, मतलब 35 वर्ष तक बीच में यूरोपीय राजनीति के संदर्भ में जो अभिलाषाओं काल था कि हमारा भी इस तरह का हो जाता, सफलता नहीं लगी। लेकिन ये हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रता की बातें जो हैं वो लोगों के मन में सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, परंतु उसके बाद ये हुआ कि सपनों का साकार होने में निरंकुश मन, जो तानाशाह लोग थे, तो निरंकुश शासकों के जो दमन कार्य था, तो दमनात्मक कार्यों और आम लोगों में आवश्यकताओं की चेतना में के चलते काफी समय लगा। कि जैसे नहीं होते थे पहले, जो निरंकुश शासक होता था वह क्या करता था, जो चाहता था वही होता था।